नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपकी तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड, अपनी पोजीशंस रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट करके हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। यानी अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, गोल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है, हर किस्म के आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा हमारी ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। तो ये आप नोट कर लीजिए कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस तो हमें भेज ही दीजिए। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आपके तमाम सवालों पर राय भी लेंगे। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हमें मिले हैं, तो बिना टॉपिक पर जाए आज हम क्वेरीज को शामिल करेंगे, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप्स और प्लस जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं उनको लेकर इन्वेस्टर्स की अप्रोच यूजुअली क्या रहती है, क्या गलतियां करते हैं, इस पर भी आगे क्वेश्चंस के जरिए हम शो में चर्चा करेंगे। इसलिए स्वागत है हेमंत जी आपका। और पहले व्यूअर से भी कनेक्ट करते हैं। नागेश हमारे साथ कनेक्टेड है हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। नागेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो नमस्कार नागेश, बताएं सवाल। हेलो नागेश, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो चलिए नागेश से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक जो डिटेल्स इन्होंने भेजी मैं वो बताती हूँ हेमंत जी को। हेमंत जी 42 इयर्स इनकी एज है और इनकी जो मंथली स्टेप चल रही है वो 2,33,000 की है। और जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3 करोड़ के आसपास है। तो ये इनका इनिशियल चीजें हैं जो इन्होंने शेयर की हमारे साथ। अब इनके काफी सारे टारगेट्स हैं जो उन्होंने वो पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किए हैं। 2 साल में कार लेनी है, 12 लाख रुपए चाहिए। 6 साल में बेटी की ग्रेजुएशन के लिए 70 लाख। 7 साल में बेटी का 18th बर्थडे होगा तब 2 लाख चाहिए अगेन। 7 साल में रिटायरमेंट के वक्त 5 करोड़। और उसके बाद 10 साल में इंटरनेशनल वेकेशन के लिए 25 लाख। 10 साल में बेटी की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50 लाख। 14 साल में बेटी की शादी के लिए 30 लाख। तो एक अच्छी बात है कि इन्होंने छोटे से छोटे गोल्स को भी लिस्ट किया हुआ है और अकॉर्डिंगली प्लान करके ये चलना चाहते हैं, विच इज कमेंडेबल। अब इनका सवाल और भी इंटरेस्टिंग है जो ये पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि फोमो में आकर इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश किया था। हर कोई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आज भी रेकमेंड करता है। इन्वेस्टर्स काफी पीछे भी भागे इस फंड के, क्योंकि इसके रिटर्न हिस्ट्री इतनी अमेजिंग रही। तो इनका जानना सवाल ये है क्लियरली कि इन्होंने एंट्री तो ले लिया, क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने साल भर के रिटर्न्स देखेंगे तो कोई खास रहे नहीं है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के। बट अगेन हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इन फंड्स को देखते हैं। तो इनका सवाल ये है कि निवेश जारी रखें या बंद कर दें। दूसरा ये कि जब भी ये निवेश करने का फैसला ले, ये या फिर कोई भी इन्वेस्टर, तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए मार्केट मूड के हिसाब से। लंबी अवधि को के हिसाब से इन्वेस्ट करें या एग्जिस्टिंग ट्रेंड पर ध्यान दें। और साथ ही डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो पर तो इनके सवाल हैं ही। इनका पोर्टफोलियो इनफैक्ट मैं लेकर भी आती हूँ स्क्रीन पर। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 54,000, एनपीएस इक्विटी एडवांटेज 27,000। ऑफ कोर्स ये मंथली सिप से इनकी। देन 22,000 रुपए महीना मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड का 150 इंडेक्स में। 21,500 ये डाल रहे हैं आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। 13,500 एचडीएफसी मिड कैप में। निपॉन ने स्मॉल कैप में 13,500 रुपए महीना। निपॉन गोल्ड सेविंग्स में 15,000। निपॉन सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 8,000। कुछ ट्रेडिशनल टूल्स भी हैं जैसे कि एनपीएस डेट में मंथली निवेश है 9,000 का। ईपीएफ में मंथली 28,000 है। टर्म इंश्योरेंस भी है, मेडिक्लेम भी है, इमरजेंसी फंड्स भी इनके पास है। तो फुल प्रूफ प्लानिंग इनकी चल रही है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो पर आए, इनके गोल्स पर आए, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक एक करके समझते हैं। हेमंत जी पहले तो ये बताइए, ये जो हम पास्ट रिटर्न्स देख के निवेश करते हैं कि इस फंड ने 20% के रिटर्न दिए, 15% के रिटर्न दिए, ये कितनी सही स्ट्रैटेजी होती है पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पे फंड को चुनना? पहला सवाल। दूसरा ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में स्पेसिफिकली ये क्या करे, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली पास्ट रिटर्न्स देख के एंट्री ली है। दीपाली देखिए, आई थिंक दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम फोमो की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफी बार होता है कि हम
जब निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमको लगता है कि एज एन इन्वेस्टर क्या पैरामीटर देखें। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखना है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस होके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, देखिए मार्केट में अलग अलग सिचुएशन होती है। कभी कुछ सेक्टर फंड, कभी कोई थीमेटिक फंड, कभी मे बी स्मॉल कैप फंड्स, वो काफी अच्छा कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एज एन इन्वेस्टर हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे कि भाई ये जो फंड्स हैं, इन्होंने अगर पिछले 6 महीने 1 साल में अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी करेगा। एक तो वो सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, जैसे आपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात की, तो ये बहुत ही पॉपुलर फंड रहा है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको फोमो हुआ कि भाई ये, मतलब मैं भी आपको बता दूं कि हम जब भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, ज्यादातर पोर्टफोलियो में आपको ये फंड देखने को मिलेगा। तो फिर जिस निवेशक के पास वो फंड नहीं है, तो उनको ये फीलिंग आती है कि भाई ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए फोमो से बचना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली अगर आप किसी सेक्टर थीमेटिक फंड्स की बात कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि एक तो वो कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। आज वो जो अच्छा लग रहा है वो 6 महीने के बाद अच्छा ना लगे। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अलाउ ना करे कि आप इतने एग्रेसिव फंड में, ये जानते हुए कि इक्विटी खुद से एक बहुत ही एग्रेसिव एसेट क्लास है, जिसमें आप अपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड्स को आप शामिल करें, तो कहीं ना कहीं वो आपका रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ा देता है। पारंपरिक फ्लेक्सी फंड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये प्राइमरीली एक फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा कि नाम से पता चलता है। इसका अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो करीब 74-75% जो है वो लार्ज कैप में है। कुछ पैसा जो है वो यूएस के स्टॉक्स में है। वो एक जमाने में थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, अब काफी कम हो गया है, क्योंकि उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। और जैसे जैसे फंड का जो है एयूएम बढ़ता जा रहा है, तो वो जो एलोकेशन है वो कम हो रही है। यही आई थिंक एक काफी समय तक एक इस फंड की यूएसपी थी, कि भाई इसके अंदर जो कुछ फंड थे यूएस वाले और कंसंट्रेटेड बेट थी, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि एलोकेशन बहुत कम हो गया है। दूसरी बात, एज ए मार्केट अगर हम देखें तो लार्ज कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। उसने मिड और स्मॉल के सामने अगर आप कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक वही चीज जो है वो आपको यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस में दिख रही है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल या इवन 2 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो आप देखेंगे कि उतना अच्छा उस फंड ने परफॉर्म नहीं किया है। अब उसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है इस सिचुएशन के ऊपर कि आपके पोर्टफोलियो की कंपोजिशन क्या है। अगर आपका एलोकेशन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा नहीं है, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1 या 2 फंड में से उस कैटेगरी का फंड है, तो मुझे लगता है उसमें आप बने रहें। ये हर फंड के साथ होता है। और जैसे जैसे अगर हम देखें कि अगर एफआईज की वापसी होती है और लार्ज कैप में परफॉर्मेंस सुधरती है, तो डेफिनेटली इस फंड की परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। बट हाँ, अगर आपका एलोकेशन ऑलरेडी अच्छा खासा था फ्लेक्सी कैप में, और आपने ये फंड को सिर्फ ये सोच के लिया कि भाई बाकियों के पास है, हमारे पास नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें फेरबदल करने की जरूरत है। बट फोमो, उससे बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म सीरियस निवेशक को उससे दूर रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि ये देखे कि उस फंड में इन्वेस्ट करें जिसमें काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा सवाल इनका ये है कि जब कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बनाए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बना भी रहा है तो एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड को कितनी रेलेवेंस देनी चाहिए, या फिर तब अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी दीपाली, अगेन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े इन्फ्लुएंस तो जरूर होते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक इन्वेस्टिंग का एक प्रोसेस है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हो, अपना टाइम होराइजन डिफाइन करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हो। और अगर मान लीजिए जो आपने चुना कि भाई ये पैसा हमारा इक्विटी में जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये ध्यान रखते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, कि बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो ट्रैक पे रहेगा। आपके लिए काफी मुमकिन है कि आप अपने गोल्स को अच्छे से पूरा कर सकें। मार्केट मूड को जब हम देखते हैं, देखिए 2 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है आप विद इन इक्विटी अपने पोर्टफोलियो को बहुत एग्रेसिव बना दें, या इवन इक्विटी में एलोकेशन अपनी जरूरत से ज्यादा कर दें। तो देखिए, अगर क्योंकि आप उसका फायदा उठाना चाहते हो कि मार्केट अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिस्क लेवल को भूल के
उससे ज्यादा रिस्क लेके अपने इन्वेस्टमेंट करते हो जो लॉन्ग रन में आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, हालांकि वो एक बहुत अच्छा समय होता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इन्वेस्ट करने का, लेकिन क्योंकि आप मार्केट का सेंटीमेंट देख रहे हो, आप मार्केट का मूड देख रहे हो, पॉसिबल है कि आप इक्विटी से दूर रहो, आप सेफर इन्वेस्टमेंट को देखें जो लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट ये होगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट करने में स्ट्रगल करेंगे। तो आई थिंक मार्केट मूड पे, सेंटीमेंट पे ध्यान जरूर रखिए, ऐसा नहीं है कि उसको आप इग्नोर करेंगे, लेकिन वो बेसिस नहीं हो सकता कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी जरूरत को, अपने रिस्क प्रोफाइल को, अपने टाइम होराइजन को समझ के आप अपने पोर्टफोलियो का कंपोजिशन करें, उसको आप ट्रैक करते रहें, उसको आप इंश्योर करें कि वो ट्रैक पे रहे। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि कोई कारण नहीं है कि आपका कैसा भी गोल हो, कितना भी डिफिकल्ट गोल हो, कितना भी लॉन्ग टर्म का गोल हो, वो आप पूरा कर सकते हो। ओके, अब इनके सवाल पर आते हैं जो इनके पोर्टफोलियो रिलेटेड है। तो आपने इनका पोर्टफोलियो देखा, इनके गोल्स भी देखे, तो कंसीडरिंग कि इनके काफी सारे गोल्स हैं और ऑलरेडी एक बड़ा साइजेबल अमाउंट के सिप कर भी रहे हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ भी है, तो कितने लाइकली लग रहे हैं ये गोल, पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने हैं पे नहीं? और एक और पार्ट है इनके सवाल में कि 21,000 के सिप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अगर एलोकेट करना हो तो क्या स्ट्रैटेजी रखें? अजी देखिए, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो एक बात तो बिल्कुल सही है कि इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया है। जिस तरीके से किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक को अपने गोल्स को डिफाइन करके पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। मुझे लगता है काफी अच्छा एग्जाम्पल है, हर निवेशक को आई थिंक इसको फॉलो करना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि पहली बात तो आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस में भी आपके पास एक सही प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि एक टर्म प्लान है। अगर आप देखें, इन्होंने एक टर्म प्लान ली हुई है, इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, और तीसरा एक इन्होंने इमरजेंसी फंड बनाया है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान, पूरी प्रायोरिटी और सही चुनाव और सही क्वांटम ऑफ जो प्रोविजन करना चाहिए, वो तीनों में उन्होंने किया है। इससे फायदा क्या है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी अगर ऐसा इवेंट होता है, तो जो उनके गोल्स हैं, उनकी जो फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होंगी। इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना उस पैसे को इस्तेमाल करके उस इमरजेंसी को फेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन्होंने किया। अगर इनके गोल की बात करूं, जैसा आपने कहा इनके काफी सारे गोल हैं, तो सबसे पहले तो जो इनको कार लेनी है, आई थिंक उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने 3 करोड़ का जो कॉर्पस बनाया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें से हम पैसा एलोकेट करेंगे डिफरेंट गोल्स के लिए। साथ ही उनकी जो हर महीने की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,33,000 रुपए की है, जो काफी है, और उससे हम देखेंगे कि इनके सारे गोल आराम से पूरे होंगे। तो कार लेने के लिए उनको पैसा चाहिए 12 लाख, उसके लिए हम 3 करोड़ में से 10 लाख उनके लिए एलोकेट करेंगे। दूसरा उनका जो है डॉटर्स बर्थडे, 2 लाख का टारगेट है, वो ज्यादा नहीं है, मुझे लगता नहीं इनको बहुत कुछ प्रोविजन करने की जरूरत है कि जो 3 करोड़ में से अगर वो पैसा निकालेंगे तो आई थिंक वो बिल्कुल सही रहेगा। उनकी जो रिटायरमेंट है, उनको 7 साल में करीब 5 करोड़ की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें की है, एक तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ उसके लिए एलोकेट किया है, और जो 2,33,000 की जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने, वो पूरी की पूरी हमने इनके रिटायरमेंट गोल को एलोकेट की है, क्योंकि वो कॉर्पस जो है वो काफी बड़ा उनको बनाना है। डॉटर की ग्रेजुएशन के लिए करीब 70 लाख चाहिए, तो उसके लिए वो 35 लाख हमने एलोकेट किया है। और जो इंटरनेशनल वेकेशन की उन्होंने बात की 25 लाख, उसके लिए हमने 8 लाख रुपए एलोकेट किया है यहाँ पे। डॉटर की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 50 लाख चाहिए, वहां पे हमने 17 लाख एलोकेट किया है। और जो डॉटर्स की मैरिज के लिए जो पैसा चाहिए 30 लाख, उसमें हमने 10 लाख एलोकेट किया है। ये जो एलोकेशन हमने की है वो उनके जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसमें से की है। अगर हम इनको पूरा ऐड करें तो वो करीब 1 करोड़ 80 लाख बैठता है। यानी अभी भी ये पूरा गोल होने के बाद भी 1 करोड़ 20 लाख उनके पास है, जो किसी और गोल में वो यूज कर सकते हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक प्लानिंग बहुत अच्छी है। जितनी कॉर्पस उन्होंने बनाई है और जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे सारे गोल इनके पूरे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो एस्टिमेट करते हो उससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो आई थिंक उतना भी कुशन उनके पास है। पोर्टफोलियो की अगर बात करूं ब्रॉडली, मैं कहूंगा फंड अच्छे हैं। मल्टी कैप फंड, एक स्मॉल और मिड कैप में डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इनको एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है, वो कर सकते हो। तो उसमें से एक तो ऐसा कर सकते हो कि ऐसे लार्ज कैप इनके पास जो है, उसकी जगह में अगर आप कोटक मल्टी कैप ले लो तो मिड और स्मॉल दोनों में आपको एलोकेशन मिलेगा। बट ब्रॉडली मैं कहूंगा पोर्टफोलियो सही है, और जो मिक्स है इन्वेस्टमेंट का, एनपीएस और बाकी जो ऑप्शंस है वो काफी अच्छे हैं, उसको आप बनाए रखें।
तो इनफैक्ट आपके तमाम कंफ्यूजन, तमाम सवालों को लेकर हेमंत जी ने काफी क्लियरली सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। एक तो जो आपके मन में सवाल उठ रहे थे फोमो को फॉलो करते हुए फंड को पिक करने के पीछे क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो तो समझा ही, लेकिन जो आपने गोल डिफाइन किए हैं एग्जिस्टिंग फंड से, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से कैसे वो अचीव होंगे, क्या कैलकुलेशन रहेगी, वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हेमंत जी ने आपको बताई भी। आगे बढ़ेंगे और अगले व्यूअर से बात करेंगे। नितिन अगले व्यूअर हमारे साथ हैं राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। नितिन जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो मैम, नमस्ते, और हेमंत सर नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। आपका शो देख के बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। बस मैं एक चीज हाँ जी, बस मैं एक चीज, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। बस मैं आपको बस ये आपकी रिव्यू देख चाहता हूँ कि मेरे को मिले, हेमंत सर की मिले, कि ये पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है ये कैसा है। मतलब आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे आपको? ओके, तो आप अपनी मतलब स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो चॉइसेस रही हैं, जो आपने पिक की हैं, वो कैसी है या फिर नहीं। डेफिनेटली पूछते हैं, पहले तो मार्क्स पे ही पूछते हैं नितिन जी, उसके बाद कुछ बदलाव सजेस्ट करेंगे तो पूछेंगे हेमंत जी से। अच्छा, जैसे मैं देख पा रही हूँ आपने आपकी 3.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू और 12 से 15 सालों का नजरिया है। हाँ जी मैम। और जो ये आपने फंड्स पिक किए हैं 8, ये आपने अपनी रिसर्च, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किए हैं या किसी के सजेशंस पे किए हैं? मैम मैं 2-3 साल से लगा हूँ, तो ये सब अपने हिसाब से ही मैंने उठाया है। ओके, ठीक है। तो पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूं हेमंत जी। HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स, HDFC मिड कैप, एडलवाइस मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन एक्टिव मोमेंटम, मेरई निफ्टी स्मॉल 250 मोमेंटम, बंधन गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, बंधन सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। हजार ये बुलियंस में डाल रहे हैं। 2500 स्मॉल 250 मोमेंटम फंड में मेरई के, बाकी 3000 3,500 की इनके सिपे, टोटल सिपे 20,000 की, 3.25 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। लंबी अवधि का व्यू है डेफिनेटली 12 से 15 सालों का। तो पहले तो आप रेट कीजिए, इनकी जो रिसर्च के मुताबिक पोर्टफोलियो बनाया है कितने मार्क्स जाते हैं, और फिर नेसेसरी चेंजेस इफ एनी आपके हिसाब से रहेंगे तो बताएं। जी दीपाली, देखिए मैं इससे पहले कि इनके पोर्टफोलियो पे बात करूं, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा। अच्छी बात यह है कि ये SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरीली। 12 से 15 साल का समय है, जो काफी अच्छा समय है इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए, और स्पेशली जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी नितिन आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि आपके पास फंड बहुत ज्यादा है। 20,000 के लिए 8 फंड है आपके पास। मुझे लगता नहीं आपको इतने फंड की जरूरत है उसके लिए। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कि आपके पास 2 मोमेंटम फंड है। देखिए ये मोमेंटम फंड जो इस तरह के जो फंड हैं, वो उन निवेशकों के लिए होते हैं जिनका बड़ा पोर्टफोलियो बन गया हो, जो उससे अटेंडेंट रिस्क हो उसको समझते हो, स्ट्रैटेजी को समझते हो। मुझे लगता नहीं कि किसी भी निवेशक के लिए, जो एक आम निवेशक है और जो एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं किसी गोल के लिए 12 से 15 साल में, उनके पास ये फंड होने चाहिए। तो फंड थोड़ा कम कीजिए, फंड को थोड़ा बदलाव कीजिए। तो मैं कहूंगा कि जैसे 2 फंड आपके जो पोर्टफोलियो में है, जैसे HDFC मिड कैप फंड काफी बेहतरीन फंड है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 मिड कैप फंड है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक मिड कैप हम अपने पोर्टफोलियो में रखें, HDFC मिड कैप। और स्मॉल कैप में भी आपने काफी अच्छे फंड चुना है, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन दोनों फंड्स के अंदर आप 3-3 हजार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि बाकी जो 14,000 है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। आपके पास मैं देख रहा हूं कि गोल्ड फंड भी है और सिल्वर ETF भी है। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा अगर आप किसी मल्टी एसेट फंड में जाएं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपको कॉल लेनी है, आगे गोल्ड सिल्वर में बढ़ाना है घटाना है, तो मुश्किल होता है। तो उसकी जगह में अगर आप ICICI प्रूव मल्टी एसेट फंड ले लें, जिसमें आप 3,000 पे इन्वेस्ट कीजिए, एक मल्टी कैप फंड लीजिए, ताकि तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में आपको एक्सपोजर मिल सके एक डिसिप्लिन तरीके से। वहां पे आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हो, जिसमें आप 7,000 इन्वेस्ट करेंगे। और एक फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए, बहुत जरूरी, वो भी ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड जो सही मायने में फ्लेक्सी कैप हो, यानी जो तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करता हो। रिलेटिवली नया फंड है, बट मुझे काफी अच्छा लगता है उसका पोर्टफोलियो, हीलियोस फ्लेक्सी कैप, जिसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के हमने फंड्स को कम किया, 8 फंड से 5 फंड में। कोशिश की कि सारी जिस तरह के फंड आपके पास है, जिस तरह की आपकी एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, गोल्ड सिल्वर में, वो बनी रहे, लेकिन एक ऐसे तरीके से
कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो आपके बिहाफ पे उसको चेंज करके उसमें बदलाव करके आपको फायदा दे सके। तो डेफिनेटली जैसे कहा हेमंत जी ने, नितिन मैं सम अप कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए कि 8 फंड्स की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, 5 फंड्स आपको रखने हैं सिर्फ। और जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना, उसमें से सिर्फ 2 ही फंड्स आपको रखने हैं, बाकी सबसे आप एग्जिट कर लीजिए। कौन से 2 फंड्स रखने हैं? एचडीएफसी मिड कैप जो आपके पास ऑलरेडी है, 3000 के सिप कर रहे हैं, एज इट इज कंटिन्यू कीजिए। निपॉन का स्मॉल कैप लीजिए, यहां पर आप 3000 के एसआईपी रखिए। तो ये 2 आपको फंड्स रिटेन करने हैं, 3 नए फंड्स ऐड करने हैं। अब 6000 आपकी इन दोनों फंड्स में जाएंगे, तो बाकी जो आपके 14000 रहेंगे वो आपको कहां डिप्लॉय करने हैं? कोटक मल्टी कैप में 7000, हीलियोस फ्लेक्सी कैप में 4000 और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में 3000। तो यानी जो आप बंधन के गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन कितना आपको इन्वेस्ट करना है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, आप उसकी विल पर छोड़िए। इसीलिए आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप चुनिए जहां आपको वो एलिमेंट भी मिल जाएगा। ये सजेशन हेमंत जी का क्लियरली है। डेफिनेटली 55-60 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे इस पोर्टफोलियो के थ्रू इन 15 ईयर्स। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हेमंत रस्तोगी हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से। हमारे साथ हैं आशीष, अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेते हैं। गाजियाबाद से इन्होंने सवाल भेजा, 42 साल इनकी उम्र, मंथली सिप चल रही है 27,000 रुपए महीने की, पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 16 करोड़ है, 3.5 से 4 करोड़ का लक्ष्य है। थोड़ा कंफ्यूजन है इनके सवाल में। मेरे ख्याल से 16 लाख की इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 27,000 की सिप के साथ। तो हेमंत जी शायद ये एरर है, 16 करोड़ की पोर्टफोलियो वैल्यू शायद ना हो। तो ये करेक्शन मैं एज्यूम कर रही हूँ। 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 27,000 की सिप, 3.5 से 4 करोड़ का लक्ष्य 10 से 15 सालों में। 10,000 की सिप है कोटक फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 7,000 की सिप, 5,000 की सिप एक्सिस मिड कैप में, एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 की सिप। अगेन एक फंड इनके पास था जहां इन्होंने निवेश बंद किया है, वो है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। अभी जानना चाहते हैं कि एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप की जो सिप है वो सही है, इसको निकल जाएं, या फिर 10,000 की सिप ये एडिशनल करने की सोच रहे हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, वो कैसा रहेगा। साथ ही एक्सिस मिड कैप स्मॉल कैप से अगर ये एग्जिट करते भी है तो इस कॉर्पस को इसी में रहने दें या फिर किसी और फंड में स्विच करें, फिर चाहे वो निपॉन का मल्टी कैप हो या कोटक का फ्लेक्सी कैप हो। और एक 5,000 की एडिशनल मंथली एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर में ये शुरू करने का सोच रहे हैं। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी तिवारी, देखिए इनका जो करंट एसआईपी है वो करीब 27,000 रुपीज का है पर मंथ। 3.5 से 4 करोड़ का टारगेट जैसा उन्होंने बताया। 15 साल का समय है, तो काफी लंबा समय है। स्ट्रेटेजी पॉइंट बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेटेड कॉर्पस 16 लाख की अगर हम लेके चलें, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें और ये अपना प्रोसेस जो है बिना किसी रुकावट के अगर वो कंटिन्यू करते हैं, तो करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बनेगा उनका। तो जाहिर सी बात है कि कितना उनको चाहिए और जितना वो बना पाएंगे उसमें काफी बड़ा गैप है। इनको अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, करीब करीब 25 से 30 हजार और बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय काफी है, 15 साल का समय है। जितना जल्दी हो सके अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। आई थिंक अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ब्रॉडली कुछ बदलाव अगर होंगे तो मुझे लगता है वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनके पास कोटक
फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखते हुए अगर वो कोटक लार्ज एंड मिड कंसीडर करें उसकी जगह तो वो बेहतर रहेगा। एक्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली उस कैटेगरी में उससे कहीं ज्यादा फंड अच्छे अवेलेबल हैं, तो उसमें बदलाव करें। और जब बदलाव करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सेगमेंट में एक अच्छा रनवे है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उन्हीं फंड में आप जाएं। तो मुझे लगता है कि जैसे HSBC मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। मल्टी कैप की इन्होंने बात की थी कि कहीं दोनों फंड से निकल के वो मल्टी कैप में चले जाएं। मल्टी कैप फंड हमेशा किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन रहता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो ऐसे डिस्कवरी की जगह अगर वो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ले लें तो वो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बदलाव करने की जरूरत है, करेंगे तो मुझे लगता है समय लंबा है, उसका फायदा उनको होगा। और जो गोल्ड सिल्वर की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर वो एक मल्टी एसेट फंड देंगे तो वो बेटर रहेगा। तो बदलाव कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप अपने प्रोसेस को 15 साल कंटिन्यू करें और अपनी SIP को जितना जल्दी हो सके बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, अकॉर्डिंगली आप बदलाव कीजिए। आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए। बताइए हेमंत जी आपके टॉप 4 फंड्स। दीपाली, मैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरफ जाऊंगा, स्पेशली इक्विटी की अगर हम बात करें तो एक मल्टी कैप कैटेगरी जैसे मैंने कहा कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, और उसके अलावा मिड कैप में HSBC मिड कैप, स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, और लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। आई थिंक ये ऐसे फंड्स हैं, चाहे आप नए निवेशक हों चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हों, अगर आप चाह रहे हैं अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करना तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो कोटक मल्टी कैप, HSBC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, ये रही हेमंत जी की चॉइसेस। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और अपने सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। योर मनी में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जबरन मजदूरी वाले सामान के इंपोर्ट पर लगेगी रोक। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर रखा था 12.5% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर। 13 जुलाई तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4% बढ़ा, 6,51,000 करोड़ के पार। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की वसूली में भी दिखी तेजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर भिड़े अमेरिका ईरान। ट्रंप ने अमेरिका को बताया हॉर्मुज का संरक्षक, 20% टोल वसूली का भी किया ऐलान। ईरान ने कहा हॉर्मुज में अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं। सुपर टैंकर पर ईरानी